महोदय शीघ्र ही जुड़ रहे हैं, विशेष सम्बद्ध रहना है। अहम् अत्रैव अस्मि सर्। प्रणाम महोदय। विपिन, विलंब हो रहा है। राहुल जी नमस्कार। उपस्थित समस्त गुरुजनों को मेरा मोबाइल सादर प्रणाम। किया हुआ है, आप थोड़ा एक्सेप्ट करें। विश्वेश्वर, प्रिया जोशी मैडम दिख रही हैं क्या?
जी प्रिया जोशी नहीं मैडम दिख रही? नहीं नहीं वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, उनका फोन आ रहा है 2 बार। विशेश्वर, जी आप को होस्ट हो क्या इसमें? एक बार देखो। नहीं मैम, और- को होस्ट नहीं है। और सर भी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं क्या? एक बार कॉल करना है सर को। जी दीपिका जी, प्रणाम महोदय। हमने कहा प्रणाम प्रणाम। हमने कहा कि हाँ। शुरू लग रहा है कि विपिन जी का नंबर मिल नहीं पा रहा है, तो हाँ महोदय, कुछ क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि और हमारे सारे अतिथि आ गए जी हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल महोदय। मंगला आप वैदिक मंगलाचरण से शुरू करिए। जी एक जी मिनट रुक जाइए, महोदय। आ गया नंबर, फोन आ गया। हाँ हाँ विपिन, हाँ हम जुड़ चुके हैं। हमने अभी, मैं अनुरोध कर रहा हूँ दीपिका जी से कि शुरू कराएं। विशेष सर। जी हाँ मैं शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ओके ओके। दीपिका जी कुछ प्रॉब्लम है, वो वॉइस नहीं आ रही है, आप शुरू कर दीजिए कार्यक्रम, क्योंकि हमारे सारे अतिथि आ गए हैं, तो बेहतर होगा फिर, प्लीज। विशेष सर, एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर से ऑन कर लेना है और फिर कार्यक्रम प्रारंभ करना है। जी सर। सर मैम रिकॉर्डिंग ऑन है रिकॉर्डिंग। नहीं, अभी फिर से प्रारंभ करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि मध्य में वार्ता भी है, वो थोड़ा ठीक नहीं ये है। पार्ट रिकॉर्डिंग पे नहीं आएगा, इसलिए इसको आप स्किप कर दीजिए। जी जी महोदय। ऑफिशियली अब से स्टार्ट कर लीजिए दोबारा। को होस्ट जो होगा मैम वही हो सकता है, वही कर सकता है। शुरू करें मैम? ये विशेष सर जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। जी जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हाँ हैं। सर, शायद अभी जुड़ गए हैं, तो ये निरंतर करना है। यहाँ वाईफाई कनेक्शन ऑफ हो गया है, बारिश हो रही है तेज इस कारण से। तो विशेष सर आपकी ध्वनि स्पष्ट नहीं है। जी जी विशेष सर, जी कार्यक्रम प्रारंभ कर लेना है। हम समय जो है उसको नोट कर लेते हैं फिर। जी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज 31 जुलाई 2025 की इस गरिमामयी संध्या में नीति परक ग्रंथों पर आयोजित हमारे इस अनवरत कार्यशाला के समापन समारोह में आप सभी विद्वानों, शोधार्थियों और प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक अभिनंदन। पिछले 15 जुलाई से हमने ज्ञान के एक ऐसे अमृत सरोवर में गोते लगाए हैं जहां नीति और नैतिकता के शाश्वत सिद्धांतों ने हमारे मानस को आलोकित किया। इन 15 दिनों में अविस्मरणीय यात्रा में हमने केवल ग्रंथों के पन्नों को नहीं पलटा, बल्कि उनके गहरे अर्थों को आत्मसात करने का प्रयास भी किया है। यह कार्यशाला मात्र एक शैक्षिक आयोजन नहीं थी, बल्कि यह चिंतन, मनन और आत्म विकास का एक विराट यज्ञ था। इस यज्ञ में हमारे अनेक उत्साही प्रशिक्षुओं ने अदम्य जिज्ञासा और सीखने की ललक के साथ भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने इस कार्यशाला को जीवंतता प्रदान की। साथ ही हमें देश के और विदेश से पधारे अनेक माननीय विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपने सारगर्भित व्याख्यानों से ज्ञान की अनमोल धारा प्रवाहित की। हम उन सभी विद्वानों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलने के लिए समाप्ति मंगलम आचरित इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हम मंगलाचरण के लिए सुश्री सुवर्चा जी जो छात्रा हैं महाविद्यालय वाराणसी से, उनको हम आमंत्रित करते हैं वो आए और वैदिक मंगलाचरण करें। सुश्री सुवर्चा जी।
सर्वेभ्यो नमो नमः। अथ सूर्यसूक्तम्। चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम् भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतत्वा अनुमाद्यासः नमस्यन्तो दिवा पृष्ठमस्तुः परिद्या वा पृथिवी यन्ति सद्यः तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महत्त्वं मध्याकरतोर्विततं सञ्जभार यदेदयुक्तहरितः सधस्थादाद्रात्रीवासस्तनुते सिमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे अनन्तमन्यदृषदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति अद्यादेवा उदिता सूर्यस्य निरम्भसः पिप्रतायरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः इति सूर्यसूक्तम्। धन्यवाद सुवर्चा जी। अब हम लौकिक मंगलाचरण के लिए प्रोफेसर प्रिया जोशी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो शासकीय महाविद्यालय शाजापुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। प्रोफेसर प्रिया जोशी जी। नमः सभायै श्री सरस्वत्यै नमः। निखिल वाङ्मय देवते जय जननी वीणा वादिनी निखिल वाङ्मय देवते जय जननी वीणा वादिनी नवल धवलोत्पलदले चन्द्रिका चयनिर्मले नवल धवलोत्पलदले चन्द्रिका चयनिर्मले नवमृणाल सुकोमले जय विनतवदनाह्लादिनी निखिल वाङ्मय देवते जय जननी वीणा वादिनी तव करे शततन्तु वीणा रङ्गिणी त्वमपि प्रवीणा तव करे शततन्तु वीणा रङ्गिणी त्वमपि प्रवीणा मुखरिताङ्कुरुवर विपञ्ची स्वरसहस्रनिनादिनी निखिल वाङ्मय देवते जय जननी वीणा वादिनी त्वमसि देव्या देववाणी जननी कल्याणी पुराणी वितत जनमोहान्धकारे त्वमसि दीप्ताह्लादिनी निखिल वाङ्मय देवते जय जननी वीणा वादिनी जय जननी वीणा वादिनी जय जननी वीणा वादिनी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जोशी जी, बहुत उत्तम। आज इस समापन बेला में
हमारे बीच एक ऐसी महान व्यक्ति उपस्थित हैं जिनका जीवन स्वयं नीति और राष्ट्र सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम अपनी अत्यंत गौरवान्वित हैं कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आयरलैंड में भारत के माननीय राजदूत श्री अखिलेश मिश्र जी आज हमें अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। श्री मिश्र जी का गरिमामय व्यक्तित्व, उनकी कूटनीतिक दक्षता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अपने गुरुदेव डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वह आए और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनका सामान्य परिचय सबको दें। गुरुदेव। मेरी ध्वनि स्पष्ट है? जी 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 महोदय। जी महोदय, ध्वनि स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही ये अत्यधिक हो रही है, लेकिन नहीं हो पा रही बार बार। महोदय आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए शायद। हाँ, स्पष्ट होगा। आज के हमारे अतिथि हैं, आप मूलतः IIT BHU से आपने बीटेक एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए विभिन्न देशों में आपने राजनयिक करियर को आगे बढ़ाया और अलग अलग देशों में आपने सेवाएं दी, जैसे अफगानिस्तान, तंजानिया, अमेरिका, इटली, नेपाल और पेरू में। आपकी अभिरुचि विशेष रूप से वैदिक साहित्य, हिंदी, उर्दू कविता में संबद्ध रहा है मूल रूप से, और वर्तमान में आप 2021 से आयरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में आप सेवा दे रहे हैं। आप इससे पूर्व मालदीव, कनाडा में आपने अपनी सेवाएं दी है और इससे पूर्व आप ICCR से भी संबद्ध रहे हैं। आपका विशेष योगदान भारतीय संस्कृति को पुष्पित पल्लवित जिस तरह से हो वैश्विक पटल पर, इसके लिए आप निरंतर संलग्न होते हैं। आप आज यहाँ पर हमारे समक्ष हैं, ये हम लोगों के लिए निश्चय ही गौरव का विषय है। हमारे मध्य द्वितीय अतिथि के रूप में श्री पवन मेहता महोदय हैं। आप संस्कृत के प्रति निरंतर समर्पित रहते हैं। आप वर्तमान में कॉर्पोरेट मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप अलग अलग मंत्रालयों में, जैसे गृह मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। विशेष रूप से आप संस्कृत के संवर्धन के लिए निरंतर सन्नद्ध रहे हैं। आज आप हमारे समक्ष हैं, हमारे लिए निश्चय ही गौरव का विषय है। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे अभिन्न आचार्य प्रोफेसर कुलदीप शर्मा महोदय हैं। आप संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुभवी आचार्य तो हैं ही, साथ ही साथ कुशल प्रशासक और बहु पुरस्कार से विजेता, समर्पित शोध के लिए समर्पित रहे हैं। आप अलग अलग पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है, जैसे बाल साहित्य पुरस्कार, संस्कृत नवोदित प्रतिभा पुरस्कार, विशेष पुरस्कार, संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार, सुधाश्री सम्मान आदि। आप अनेक विशेष ग्रंथों के लेखक हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से कहेलिका शतकम, शिक्षा दर्शन आदि। आप केवल शिक्षा क्षेत्र में ही अपना वैदुष्य मंडित नहीं करते हैं, अभी तो तकनीक क्षेत्र में आप एंड्रॉयड ऐप जैसे कि फजल इन संस्कृत आदि का निर्माण कर मूक्स के संदर्भ में विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण कर आप संस्कृत क्षेत्र को और भी समृद्ध किया है। इसी तरह आपका वैशिष्ट्य अगर कहा जाए एक तंत्र में, तो आपका व्यक्तित्व सरलतम व्यक्तित्व जो आपका है, जो आप आकाश में होते हुए भी जमीन से जुड़े होते हैं, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हमने जब मैं वहां पर था मुख्यालय में, उस समय में हमने अनुभव किया था।
तो आपका आज यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में पा करके हम लोग कृतकृत्य हैं। इसी तरह अन्य जितने भी यहाँ पर अतिथिगण हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे वैदिक एवं संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग के आचार्य प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह जी हैं। आप निरंतर हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रंथ, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो आपकी ही प्रेरणा से निरंतर होता है। तो आपका इस पटल पर पुनः एक बार आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी यहाँ पर विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी प्रशिक्षु उपस्थित हैं, उन सभी को एक तंत्रेण मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से स्वागत के लिए अग्रिम वेला है, लेकिन यहाँ पर सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तकनीकी समस्या से होने के कारण मैं बहुत अधिक नहीं आपसे इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ। धन्यवाद। विशेष आगे ले चलना है कार्यक्रम को। वास्तव में ऐसे विद्वज्जनों के आगमन से यह समापन समारोह और भी भव्य हो गया है। आज के इस विशेष अवसर पर हमें एक और महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान के प्रसार और साहित्यिक संवर्धन की दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा जाह्नवी ई पत्रिका के 57वें अंक का विमोचन किया जाएगा। तो इसी कड़ी में हम इस कार्यक्रम में स्वागत एवं वक्तव्य के लिए जो जाह्नवी शोध पत्रिका के मुख्य संपादक हैं डॉक्टर सदानंद झा महोदय, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सदानंद झा महोदय, हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वह आए और स्वागत अपने मुखारबिंद से यहाँ पे जितने भी विद्वज्जन उपस्थित हैं उन सबका स्वागत करें। गुरुदेव। तब कर कमलस्थाम स्फाटिकी मक्षमालाम नख किरण विभिन्नाम दारिमी बीज बुद्ध्या प्रतिपदमनुसर्तुं जेन कीरो निषिद्ध सभवतु मम भूत्ये वाणीते मंदहास। मान्या अस्या बाद नंदिन्या शास्त्र दीपिकाया कार्यशालाया संपूर्ति सत्रे अध्यक्ष पदममलं कुर्वन्तः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः विविध शास्त्र निष्णाता अस्मत् अध्यक्षा प्रोफेसर कुलदीप शर्मा महाभागा एवमेव मुख्यातिथित्वेन अंतर्जालीय माध्यमेन विराजमाना आयरलैंड स्थित भारतीय राजदूता चतुरस्र वैदुष्य मंडिता प्रशासनिक पदे तिष्ठन्तः सुरभारती समुपासका स्वनाम धन्या सम्माननीय श्री अखिलेश मिश्र महाभागा विशिष्टातिथयः भारत सर्वकारस्य कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयी निदेशका श्रीमन्तः पवन मेहता महाशया श्रीमन्तः आनंद कुमार त्रिपाठी वर्जा विशिष्टातिथित्वेन समुपस्थिता लक्ष्मणपुर स्थिता संस्कृत विभागाध्यक्षा प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महाभागा श्रीमत्यः ज्योत्सना द्विवेदी महाशया अस्याः सभाया आयोजका सह आयोजका अंतर्जालीय माध्यमेन दर्शका प्रतिभागिनः संस्कृतानुरागिनश्च अद्य महान् प्रमोदावसरः वर्तते। अस्याः संपूर्ति सत्रे मदीय जाह्नवी पत्रिकाया 57 दङ्कस्य लोकार्पण कार्यक्रमः समायोजितः समारब्धश्च। इयं जाह्नवी त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका विश्वस्य प्रथमान्तर्जालीय संस्कृत प्रचार प्रसाराय अनुसन्धत्सूनाम् उपकाराय विदुषां मनोविनोदाय 15 वर्षादधिक कालात् निरवच्छिन्न रूपेण सारस्वत रंगस्थले वर्धमाना नृत्यमाना च विद्यते। अतः अस्मिन् अवसरे समुपस्थितानां विद्वद् मुकुटमणीनां संस्कृत प्रचार प्रसारे बद्ध परिकराणाम् आचार्याणां विबुध बुध वंदित चरणानां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नायं मदीय भाषण कालः
अपितु भवादृशानां श्रीमतां विशिष्ट विदुषां व्याख्यान श्रोतुं वयम् ईहामहे। एतदर्थं पुनरेकवारं साञ्जलिं सश्रद्धं स्वागतं कुर्मः। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याहरामि कविकुलगुरोर्वचनं चरितार्थम् इदानीं वर्तते। अन्ते समेषां कल्याणाय विघ्न विनाशाय दीर्घायुष्व बलपुष्टि नैरुज्य प्राप्ति कामाय च पार्वती जाने पद्यं श्रावयित्वा विरमामि। भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात् प्रीतिर्न चंद्रामृतात्। भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात् प्रीतिर्न चंद्रामृतात्। न शौचं न कपाल दाम लुलनात् शौचं न गंगा जला। नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखं गौरी समालिंगनात्। स्वात्मा रामतया हिताहित समः स्वस्थो हरः पातु वः इति कथयित्वा विरमामि। श्रीमतां सन्निधौ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जाह्नवी पत्रिका एवं कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसका परिचय कराने के लिए हम डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी जो मुख्य संयोजिका हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी। धन्यवाद विश्वेश्वर। सर्वप्रथम सभा में उपस्थित श्रद्धेय गुरुजनों को सादर नमन। देववाणी समुपासकों को मेरा यथोचित अभिवादन। एक अग्रणी पहल, यह संस्कृत भाषा की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक शोध पत्रिका है जिसमें डिजिटल माध्यम पर संस्कृत अकादमिक लेखन का श्री गणेश किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक पीढ़ी के मध्य एक सार्थक सेतु का निर्माण करना रहा है। यह एक पीयर रिव्यूड पत्रिका है जिसकी ISSN संख्या 09768645 है और यह पूर्व में UGC द्वारा अनुमोदित थी। इसका प्रकाशन सारस्वत निकेतनम द्वारा किया जाता है और इसका संपादन परम आदरणीय मुख्य संपादक तथा संस्थापक द्वय गुरुजनों के कर कमलों के और मार्गदर्शन में निरंतर प्रवाहमान है। त्रिभाषी स्वरूप के रूप में पत्रिका में संस्कृत, हिंदी तथा आंग्ल इन तीनों भाषाओं में शोध पत्र एवं लेख प्रकाशित किए जाते हैं जिससे इसकी पहुंच विस्तृत होती रहती है। व्यापक विषय क्षेत्र की बात करें तो इसमें वेद, दर्शन, साहित्य, व्याकरण, कला, इतिहास और विज्ञान जैसे विविध विषयों पर शोध कार्य सम्मिलित है। यह एक ओपन एक्सेस पत्रिका है जो संपूर्ण भूधरा के अन्वेषकों, गवेषकों और सुधी पाठकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। वैश्विक पहुंच इसके विभिन्न अंकों का विमोचन भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी किया गया है। वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के पश्चात से यह पत्रिका अबाध रूप से प्रकाशित हो रही है। इसके अनेकों अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित किए जा चुके हैं। यह नूतन शोधार्थियों को एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न अकादमिक कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन कर संस्कृत के प्रचार प्रसार में महती भूमिका का निर्वहन कर रही है। यदि जो निरंतर हमारा जाह्नवी संस्कृत ई शोध पत्रिका एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज तथा वनस्थली विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बाल नंदिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका नामक 17 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला जो निरंतर प्रवाहमान थी, हम आज उसके संपूर्ति सत्र में विद्यमान है। इस कार्यशाला के अंतर्गत 17 ग्रंथ 18 दिन के अंतर्गत एक एक दिन लिए गए हैं जिसमें 224 प्रतिभागियों
ने इसमें आवेदन किया था, जिसमें से निर्धारित स्थान की संख्या 40 ही थी। तथापि जो प्रशिक्षु हैं और जो संस्कृत के समुपासक हैं, उनके निवेदन पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई और इसमें न केवल भारत अपितु कंबोडिया, पेरू आदि देशों के भी प्रशिक्षुगणों ने उत्साहपूर्वक इसमें अपने ज्ञानार्जन को किया है। इसी के साथ साथ इस कार्यशाला का जो प्रमुख ध्येय है, लक्ष्य है, वह भारतीय नीति शास्त्र ग्रंथों की मूल दृष्टि को सरलतम रूप में विद्यार्थियों व शोधार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना और ग्रंथों के औचित्य, नीति शास्त्र, संयम, धैर्य इत्यादि कर्तव्य के भावों को जागृत कर सर्वतोमुखी विकास निमित्त हेतु यह कार्यशाला अनवरत रूप से प्रवाहमान रही है। इति शम। धन्यवाद मैम। अब इस कार्यक्रम का प्रतिवेदन के लिए हम डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी से हम निवेदन करते हैं कि वह आए और अपने संक्षिप्त शब्दों में इस कार्यक्रम का प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करें। डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी। धन्यवाद विश्वेश्वर जी। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याम पिहितं मुखम तत्त्वं पोषन्न पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। इस संपूर्ण सत्र के मुख्य अतिथि परमादरणीय माननीय राजदूत महोदय, आयरलैंड स्थित भारतीय राजदूतावास, विशिष्ट अतिथि महोदय, समारोह के अध्यक्ष महोदय एवं आभासीय पटल पर उपस्थित समस्त गणमान्य जन, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी भगवान पशुपतिनाथ जी की नगरी काठमांडू से, भारतीय राजदूतावास काठमांडू से इस कार्यशाला के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत हूँ। 15 जुलाई 2025 को बाल नंदिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका नामक सप्तदश दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य नीति तथा नीति ग्रंथों, पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण महाभारत आदि के माध्यम से बालकों का चारित्रिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास करना था। इसका आयोजन प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह जी एवं डॉक्टर सदानंद जी के मार्गदर्शन में है तथा डॉक्टर विपिन कुमार झा जी के समन्वयन एवं डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया के संयोजन में किया गया। इस कार्यशाला में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज तथा वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान ने सह आयोजक की भूमिका निभाई। उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम का आरंभ वैदिक एवं लौकिक मंगलाचरण से हुआ। संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी ने अतिथियों का स्वागत किया तथा सह संयोजिका डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर के गीता कुमारी ने इसे उत्तर और दक्षिण भारत का अद्भुत समन्वय बताते हुए ज्ञानवर्धन के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यशाला के द्वितीय दिवस 16 जुलाई 2025 को डॉक्टर विवेक शर्मा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने नारायण पंडित रचित हितोपदेश की सरल और सुग्राह्य कथाओं पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय दिवस 17 जुलाई 2025 को डॉक्टर सचिन द्विवेदी, विभाग प्रमुख, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर ने श्रीमद् भगवत गीता को सरस और रोचक ढंग से स्पष्ट किया। कार्यशाला के चतुर्थ दिवस 18 जुलाई 2025 को डॉक्टर उत्तम सिंह जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला ने जातक कथाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि ये जातक कथाएं मनोरंजन के साथ नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। पंचम दिवस 19 जुलाई 2025 डॉक्टर मंजूषा चन्ने ठेमदेव, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नासिक ने
सुभाषितम विषय पर व्याख्यान दिया और सुभाषितों को लौकिक ज्ञान का स्रोत बताया। षष्ठम दिवस 20 जुलाई 2025 को प्रोफेसर ज्योत्सना द्विवेदी जी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा ने एक अभिनव ग्रंथ सिंधुवाद वृत्तम का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से रोचक परिचय कराया। सप्तम दिवस 21 जुलाई 2025 को 2 सत्र आयोजित किए गए। प्रथम सत्र में प्रोफेसर अनीता जैन ने विदुर नीति की प्रासंगिकता पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसका मूल्यांकन डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी ने किया। अष्टम दिवस 22 जुलाई 2025, यह दिवस पूर्ण रूप से प्रतिभागियों के अनुभव कथन को समर्पित था, जिसमें उन्होंने कार्यशाला को लाभप्रद और ज्ञानवर्धक बताया। नवम दिवस 23 जुलाई 2025 को डॉक्टर अतुल कुमार शुक्ल जी, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा ने चाणक्य नीति के 17 अध्यायों पर चर्चा करते हुए उसे लोक व्यवहार पर आधारित बताया। दसम दिवस 24 जुलाई 2025 प्रोफेसर सुज्ञान कुमार मोहंती, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय नई दिल्ली ने भर्तृहरि कृति नीति शतक को अच्छे आचरण और नैतिकता का समृद्ध स्रोत बताया। एकादश दिवस 25 जुलाई 2025 को भी 2 सत्र आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रथम सत्र में डॉक्टर विपिन कुमार झा ने आधुनिक संस्कृत काव्य प्रेम रहस्यम पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्र ने कौटिल्य अर्थशास्त्र को नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रथम उदाहरण बताया। द्वादश दिवस 26 जुलाई 2025 को डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल BBAU लखनऊ ने कामंदकीय नीति शास्त्र में वर्णित राजा के कर्तव्य, राज्य, मंत्री, दुर्ग, कोष आदि विषयों का विस्तृत परिचय दिया। त्रयोदश दिवस 27 जुलाई 2025 डॉक्टर श्रेयस कोरान ने, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन ने पंचतंत्र की कहानियों का मित्रता, सहकारिता आदि 5 तंत्रों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया। चतुर्दश दिवस 28 जुलाई 2025 को डॉक्टर कुलदीप शुक्ल, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर ने रामायण की महत्ता, आदर्श चरित्रों और उसके शैक्षिक दृष्टिकोण पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। पंचदश दिवस 29 जुलाई 2025 डॉक्टर दीपिका दीक्षित, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय नई दिल्ली ने बाणभट्ट शुक्नासोपदेश के माध्यम से युवावस्था में उत्पन्न होने वाले दोषों से सावधान रहने का संदेश दिया। षोडश दिवस 30 जुलाई 2025 को भी 2 सत्र आयोजित किए गए थे। प्रथम सत्र में डॉक्टर मैत्रेयी गोस्वामी जी ने शुक्र नीति को नैतिक शासन का स्रोत बताया। द्वितीय सत्र में डॉक्टर विनोद कुमार सुनार ने महाभारत को मानव चेतना, नैतिक द्वंद्व और धर्म नीति की यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यशाला का समापन डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और शांति मंत्र के साथ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि जी हैं श्री पवन मेहता जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वह आए और अपने वचनों से हम जितने प्रशिक्षुगण हैं और जो यहाँ पे उपस्थित विद्वान गण हैं, विद्वत गण हैं, उन सभी को अनुग्रहित करें। श्री पवन मेहता। सबसे पहले मैं हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ इंडिया आयरलैंड में श्री अखिलेश जी को मेरा नमस्कार, और इसके बाद मैं नमस्कार रिपुल दमन सिंह जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के, और प्रोफेसर सदानंद झा जी जो चीफ एडिटर हैं ई जर्नल के, उनको भी मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं विपिन झा जी को भी और उनकी टीम को भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया और इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया।
मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अभी देखा कि एम्बेसडर सर भी बहुत संस्कृत के विद्वान हैं। मैंने अभी देखा, थोड़ा गूगल में सर्च किया, तो मैं कोई संस्कृत का विद्वान तो नहीं हूं जितने भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे भारत सरकार में संस्कृत को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया था 2010 से 2016 तक। तो मैं अपने को इस काम में जब बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि ये मुझे काम सौंपा गया। जैसे किसी को एक मन का काम मिल जाता है, तो मुझे ये ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे अपने मन का काम मिल गया। तो वो काम करने में मुझे बहुत मजा आया। तो कई कमेटीज में मैं था, संस्कृत को बढ़ावा देने की, संस्कृत की स्कीम्स में क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के क्या दिशा निर्देश हो, वो सब में मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं 2016 तक ही था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, और उसके बाद मैं गृह मंत्रालय चला गया। लेकिन संस्कृत से जुड़ाव मेरा बढ़ता ही चला गया, इवन वहां से काम खत्म करने के बावजूद भी। और मैं किसी न किसी तरीके से, जैसे विपिन झा जी ऑनलाइन करते हैं या दूसरी भी वर्कशॉप्स करते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी तरह तरह के कार्यक्रम करता है, तो मैं जुड़ा रहा। और आज का भी बताऊं, मैं आज भी IGNCA में भगवत गीता पर एक कार्यक्रम था, उनका सिंपोजियम था, और दिल्ली में बारिश भी हो रही थी, और लेकिन वो ऑफिस के इतना पास था कि मैं अपने को रोक ही नहीं पाया, और वहां अटेंड करके थोड़ी देर के लिए जरूर मैंने एक सत्र अटेंड किया, क्योंकि भगवत गीता ऐसा शास्त्र है कि जितना ज्ञान ले उतना कम है। तो दूसरा, अब मैं इस वर्कशॉप पर आता हूं कि इस वर्कशॉप, ये 17 दिन में 17 शास्त्र पढ़ाए गए, और मैं करीब करीब रोज जुड़ा और मैं हैरान था कि 40 मिनट में रोज डेली एक विद्वान आकर एक शास्त्र को, मतलब कि उसको पूरा अपनी तरफ से काफी कवर किया, जबकि 40 मिनट में किसी शास्त्र को कवर करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे बहुत इसलिए मेरा एक्सपीरियंस जो 17 दिन का रहा, बहुत ही अद्भुत रहा। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ कि 17 शास्त्र, इसमें इतने इंपॉर्टेंट विदुर नीति, चाणक्य नीति, कौटिल्य नीति, मतलब कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे ख्याल से एक एक शास्त्र को 17 दिन भी पढ़ाया जाए तो भी कम है, लेकिन फिर भी 40 मिनट में समेटने की कोशिश की। इससे एक काम तो ये जरूर हुआ कि सब में जिज्ञासा जरूर आई, जिन्होंने भी अटेंड किया, कि हमें इसमें और डीप जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसमें जिज्ञासा इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि जब भी टाइम मिलेगा तो इनको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूंगा और भी ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संस्कृत में इतना ज्ञान भरा है, मुझे लगता है ऐसा, मेरी खुद की फीलिंग है ये, कि हम वो ज्ञान पहुंचा नहीं पा रहे हैं। संस्कृत ज्ञान से भरा हुआ है, वो स्टूडेंट्स तक या आम जनता तक वो पहुंच नहीं पा रहा, या मैं कहूँ समूचे विश्व में पहुंच नहीं पा रहा। अगर ये पहुंच जाए तो काफी समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाएंगी, ये मेरा अटल विश्वास है। तो ये वर्कशॉप जो हुई है, ये बहुत मील का पत्थर मैं कहूंगा कि ये साबित हुई है कि 17 शास्त्र एक साथ पढ़ा दिए गए। और मैं आगे भी, मेरी एक सजेशन रहेगी विपिन जी से कि वेदों के ऊपर भी रखें, कि वेद भी बहुत ज्ञान के भंडार हैं, और उसमें जितना ज्ञान अगर जितना स्टूडेंट्स को भी मिले और एक आम जनता को भी जोड़ने की कोशिश करें किसी तरीके से, कि हमारे जैसे और भी लोग होंगे, मुझे विश्वास है, जो ज्ञान लेना चाहेंगे। तो ये मेरी एक सजेशन है कि वो दूसरा। और एक स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि मैं देख रहा था स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ, उसके बाद कोई प्रश्नोत्तरी होती थी 10-15 मिनट की, सब ने बहुत इंटरेस्ट से किया। मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो शास्त्रों को उन्होंने देखा ही है, लेकिन उसके जो वैल्यूज हैं या जो उसके वैल्यूज को उसको अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि तब जीवन उनका सार्थक होगा। सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना पढ़े, क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ है। और मैं इसीलिए जुड़ा था कि भाई एक आम नागरिक के हिसाब से मैं इसको समझूं, और क्या मैं इस कितना आत्मसात कर सकता हूं, कितना कर पाता हूं, और कैसे इसको अपने निजी जीवन में इसको उतारूं मैं। तो मैं स्टूडेंट से भी कहूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखें, लेकिन साथ में अपने जीवन में भी इसको उतारें। और
मैं ये भी देख रहा था 17 दिन क्योंकि मैंने अटेंड किया, तो देख रहा था कि छोटी बच्ची से लेकर वसुधा जो है इतना इंटरेस्ट ले रही थी, तो मतलब कि भविष्य तो उज्जवल है। ये देख के मुझे समझ आया कि इतनी छोटी बच्ची इतने इंटरेस्ट के साथ डेली उसने अटेंड किया, क्वेश्चन भी किए। और ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल की भी एक औरा मैडम डेली जुड़ रही थी, तो मैं देख रहा था इंटरनेशनल लेवल में भी इतना इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स में या जो भी आम लोग हैं जुड़े हुए कि वो डेली जुड़ रहे हैं और पूरा भाग्य उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया। तो मेरा यही विपिन जी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी कार्यशालाएं आगे भी करते रहें, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे मुख्य अतिथि जो आयरलैंड में भारत के राजदूत हैं श्री मिश्र जी, उनके द्वारा हमारे जो जानवी ई पत्रिका है उसका 57वें अंक का विमोचन होने जा रहा है। जानवी केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि यह साहित्य, संस्कृति, शोध एवं चिंतन की एक अविरल धारा है जो विगत वर्षों से अपने प्रत्येक अंक के साथ ज्ञान के नए क्षितिज खोल रही है। जानवी ई पत्रिका ने अपनी यात्रा के 57वें पड़ाव पर पहुंच सिद्ध किया है कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री और सुविचारित लेखों के माध्यम से किस प्रकार विचारों का एक सशक्त मंच तैयार किया जा सकता है। यह अंक भी विभिन्न विषयों पर विद्वानों के गहन चिंतन और शोध का परिणाम है जो निश्चित रूप से पाठकों को प्रेरित और समृद्ध करेगा। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथों से इस अंक का विमोचन होने जा रहा है जो स्वयं भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक और संवर्धन करने वाले हैं। हम आज के जो मुख्य अतिथि हैं और भारतीय मूल के जो आयरलैंड में राजदूत हैं श्री अखिलेश मिश्रा जी, उनसे हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि वह आए और इस अंक का विमोचन करें। मिश्रा जी। महोदय की अनुमति से इस अंक का औपचारिक लोकार्पण किया गया। यह पत्रिका 2009 से निरंतर तत्पर है अपने अकादमिक यात्रा के लिए, और यह अंक आज 57वां अंक उद्घाटित किया जा रहा है सभी के लिए। और हालांकि इसे अपलोड किया जाएगा कल, क्योंकि जब तक लोकार्पण नहीं होता है तब तक इसको पब्लिकली नहीं रखा जाता है। इस कारण से ये 57वां अंक जो है यह पूर्ण रूप से सज्जित है। हाँ, ये विशेष स्क्रीन दिख रहा है? जी जी गुरुदेव। ठीक, तो ये 57वां अंक सन्नद्ध है जिसमें कि इस बार 22 से लेखों को यहाँ पर समाहित किया गया है। और यह पत्रिका जिसमें कि समस्त सूचनाएं, ये जो वेबसाइट है इसके माध्यम से देखी जा सकती है। इसकी पत्रिका जिस तरह से समर्पित किया जाए, इसमें प्रथम अंक से लेकर के अद्यतन जितने भी अंक हैं उनका यहाँ पर उन्हें यहाँ से देखा जा सकता है। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, इस तरह करके संपूर्ण 56 ईस्वी तक का यहाँ पर उपलब्ध है। तो इसमें अधिक समय भी न देते हुए, क्योंकि अभी मुख्य हम लोगों का है जो कि महोदय जो है उनका जो अमूल वचन है वो हम लोगों को सुनना है। और एक समस्या इस तरह की रही जो कि आज टेक्निकली इतना इशू है बारिश होने के कारण, जो कि किसी तरह से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। तो मैं साक्षात विश्वेश को हैंड ओवर करता हूं जो कि महोदय का वचन हम लोगों को सुनाए। विश्वेश। अब हम आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री अखिलेश मिश्रा जी, उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि वह आए और अपने वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। श्री मिश्रा जी। नमस्कार, आप सभी मित्रों को आयरलैंड डबलिन से सादर प्रणाम। डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, डॉक्टर दीपिका जी, आपको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने मुझे आमंत्रित किया। और प्रोफेसर सदानंद झा जी, महान विद्वान, और मेरे मित्र पवन मेहता जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि जाह्नवी जैसी संस्कृत में पत्रिका निकाली जा रही है और लगातार इसके 57वें अंक तक हम पहुंच गए।
ये आप सभी जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सब की जो साधना है और समर्पण है संस्कृत के प्रति, उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है कि पिछले 17 दिनों में किस तरीके से आप लोगों ने बहुत ही सारगर्भित संस्कृत नीति साहित्य को लेकर के कार्यक्रम का संचालन किया है। और इसमें जो अभिरुचि सभी लोगों ने दिखाई है, जो उत्साहपूर्ण सहभागिता सभी ने दिखाई है, वो अत्यंत सुखद है। और सभी आयोजकों को, विद्वान वक्ताओं को और ज्ञानार्थी सहभागियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये आप लोग जिस अभियान में लगे हैं उसका महत्व एक राजदूत के होने के नाते और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई उपमहाद्वीपों में मैंने काम किया है, अनेक देशों में काम किया है, अनेक विदेशी भाषाएं भी मैंने सीखी हैं और सुनी है। तो उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि हम भारतीयों के लिए और भारत देश के लिए संस्कृत एक सामान्य भाषा नहीं है। भाषा का अर्थ लोग निकालते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के लिए, संप्रेषण के लिए एक माध्यम हो। तो संस्कृत केवल माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं में भारतीय ज्ञान और दर्शन, जीवन और जगत के प्रति जो दृष्टिकोण है उसका आधार है। भारतीय संस्कृति सभ्यता का मूल बीज इस दिव्य वाणी, देववाणी की अभिधारणा में ही निहित है। आज इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अक्षर, उसका मतलब ही है कि न क्षरति इति, कभी नष्ट नहीं होता है, अनश्वर है, इसलिए अक्षर है। तो उसकी जो दैवी शक्ति है उसका हम एकदम प्रारंभ में ही स्वीकरण करते हैं, ग्रहण करते हैं। वाग वै ब्रह्म वाचम उपास्व इति। तो किसी भी भाषा को इस तरीके से श्रद्धा का पात्र नहीं बनाया गया है। अन्य सभी भाषाओं की, चाहे भारत की हो या अन्य देशों की हो, उनका उद्गम स्थान कहाँ है? उन सभी भाषाओं का जो आधार है वो केवल कंठ, तालु, ओष्ठ, नासिका, तो बस केवल इतना अंश है जिससे सारी भाषाएं संबंधित। संस्कृत में जो मुखरित होने वाली भाषा है वो तो अंतिम पड़ाव है, चतुर्थ स्तर है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये जो वैखरी है वह प्रचलित में, लोक में प्रचलित भाषा या शब्द या जिस तरह से जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो है ध्वनि, उसका वो उसको इंगित करती है। तो अगर आप जो शब्द की और भाषा की और जो नाद की उत्पत्ति है वही आप देखें तो एक क्रम आपको दिखेगा, एक अद्वितीय अद्भुत क्रम कि पारा जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अनिर्वचनीय है, एक तरीके से परम ब्रह्म की द्योतक है। और वहां से शुरू करके वह स्थूल रूप धारण करती है, व्यक्त रूप, दृष्ट रूप धारण करती है, वो वैखरी है। तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि आंतरिक जगत और बाह्य जगत, इनके बीच में ये भाषा स्वयं एक अविच्छिन्नता, सातत्य स्थापित करती है। और शब्द क्या है? शब्द है वो आकाश का गुण है। आकाश में शब्द है और आकाश अनंत है। तो एक तरीके से शून्य से लेकर के सूक्ष्मतम से लेकर के महत्तम तक इस शब्द की और भाषा की कल्पना में ही सब निहित है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो इसी से सारी जो पार्थिव सृष्टि है वो भी उत्पन्न हुई है। वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे, शब्द और ज्ञान भी, जितना भी ज्ञान है वह सब इसी से निकला हुआ है।
अनुबद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। तो जो समस्त ज्ञान है उसका भी जो मूल है वो अदृश्य पराशक्ति ही है। इसी प्रकार अगर हम संस्कृत की संरचना पर जरा विचार करें तो उनका आधार एक है जो क्लासिकल संस्कृत का वो माहेश्वर सूत्र है, जिसमें कि न केवल अक्षरों का क्रम है और एक अद्भुत क्रम है, इतना वैज्ञानिक अरेंजमेंट, इतना साइंटिफिक अरेंजमेंट अल्फाबेट्स का कहीं नहीं है। तो लेकिन ये केवल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स नहीं है, इसी अरेंजमेंट में पाणिनीय व्याकरण की संरचना का एक तरीके से जीनोम है। अयूण ऋलिक एवं अयोच, तो ये जो क्रम है उसमें कितना गंभीर ज्ञान निहित है, कितना गंभीर शास्त्रीय वैज्ञानिक विवेचना निहित है। जैसे जब गड दश तो ज ब ग ड द ये सब के सब पांचों तीसरे अक्षर हैं। तो जिस तरह से व्यवस्था की गई है वो अद्भुत। और ये भी ध्यान देने की बात है कि माहेश्वर सूत्र की उसका प्रकटीकरण कैसे हुआ। कहते हैं कि शिव जी ने डमरू बजा करके 14 बार उसका संदेश दिया। तो इसमें नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एताद विमर्श शिव सूत्र जालम। तो ये केवल अक्षरों की उत्पत्ति और केवल सूत्र 14 नहीं है, ये इस बात का भी द्योतक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में डमरू जो कि म्यूजिक, नृत्य और ताल, छंद, वेद, साहित्य सब के सब जुड़े हुए हैं। वृक्ष दिखता है जिसकी अनंत शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं। तो अगर हम सीमित दृष्टि से देखते हैं तो बहक जाते हैं कि कितना भेद है, कितनी शाखाएं हैं, कितनी प्रशाखाएं हैं। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो सारी शाखाएं एक जगह मिलती हैं, सभी एक दूसरे से जुड़ी है, कितनी भी भिन्न दिखती हो। लेकिन इस भिन्नता में एकता का अनुभव करने के लिए आंखें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें बीज को देखना है और बीज का ध्यान, चिंतन, मनन करना है, तब हम वह ऐक्य भावना का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जब तक हम इस वृक्ष को, जो बाहरी वृक्ष है, उस तक ही सीमित रहते हैं तो हमें बीज का ध्यान नहीं आएगा। जातेंकुरे कथम होपलभेत बीजम, जब अंकुरित हो गया तो बीज कहाँ से मिलेगा। तो आंखें तो बीज को नहीं देख सकती हैं। जिन जिन आंखों को आदत पड़ी है शाखाएं, फूल और फल ही देखने की, दिव्य बीज इंद्रियों के परे है। ध्यान मग्न बंद आंखों से अंतर्मुखी दृष्टि से ही उन्हें ग्रहण किया जा सकता है। यह अंतर्मुखी दृष्टि सतह से नीचे और सतह से जो अनंत विविधताएं दिखती हैं, अनंत द्वंद्व दिखते हैं, संघर्ष दिखते हैं, अगर हम सतह के नीचे देखते हैं तो उसका अनुभव करते हैं तो सारे द्वंद्व, सारे भेद मिट जाते हैं। यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन परंपरा की। यही स्वभावतः समग्र चिंतन, समावेशी प्रवृत्ति, जिसमें पूरी सृष्टि एक सीधी, एक समग्र साझी विरासत बन जाती है। विश्वम भवत्येक नीडम, और ये नीड केवल मनुष्यों का नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम,
इसमें सभी, केवल मानव समाज नहीं बल्कि सभी जड़ और सचल सब इसी में समाविष्ट हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, वृक्ष हो, वनस्पतियां हो, नदी पहाड़ झरने हो, सबसे आत्मीयता है, सबको सबके साथ आत्मत्व है। भारत में केवल पश्चिम में हुआ है कि वन अर्थ, एक पृथ्वी, और इस मदर प्लैनेट के बारे में चिंता विश्व भर में जगी है, लेकिन भारत के जो मनीषी थे उन्होंने केवल पृथ्वी तक की चिंता नहीं की, बल्कि बहुत व्यापक जो सत्ता है उस सब में शांति की और समरसता के लिए प्रार्थना की। ओम द्युः शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति, रापः शांति ही, रोषधयः शांति ही। तो इस तरीके से चिंतन की समग्रता विश्व में कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसी तरह से ये जो जगत है, समाज है, मनुष्यों का भी और बाकी पशु पक्षियों का भी, इनका समन्वय कैसे हो, इनका संचालन कैसे हो, बिना टकराए ये कैसे, सारे जो ग्रह उपग्रह नक्षत्र परमाणु हैं वो कैसे गतिशील रहें, लेकिन एक दूसरे का संवर्धन करें, कभी एक दूसरे का अहित न करें। तो ये इसके पीछे जो प्रवृत्ति है उससे उपजा है भारत में धर्म, और वही एक व्यापक व्यवस्था है संतुलन का, समन्वय का, लोक व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था है, सुचारू समन्वित रूप से चलने की व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति का, अकेले व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, जीव जगत का, जड़ जगत का, सबका कल्याण कैसे हो, सबका अस्तित्व सार्थक कैसे हो, यह दृष्टि है धर्म की। धर्म रिलीजन कदापि नहीं है। धत्ते धारयते इति धर्मः, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम। जो धर्म का अनुशासन है वो सबके ऊपर है। राजा भी राजधर्म की मर्यादा से बंधा हुआ है और राजधर्म की मर्यादा से अनुशासित है, और राजा बन जाना ही परम लक्ष्य कदापि नहीं रहा है। राज्य का संचालन, प्रजा की रक्षा और पालन भी कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। जैसे समाज के हर अंग के, हर अंश के अपने अपने धर्म सम्मत कर्म, अपने अपने कर्तव्यों के पालन से ही पुरुषार्थ और परमार्थ की प्राप्ति होती है। किसी भी जीव को वैसे भी राजा के जीवन की भी सार्थकता होती है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। तो भारत में ये भी एक बहुत अद्भुत दृष्टि है। मान्यता, अंधविश्वास नहीं है, ये दृष्टि है। हम जानते हैं कि विविधता ही प्रकृति का नियम है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, सारी नारियां एक समान नहीं हो सकते। कोई वृक्ष लीजिए, उसके दो पत्ते एक समान नहीं होते, एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन एक समान नहीं हो सकते। तो ये मानना प्रकृति के नियम को मानना है। अगर इसका हम निषेध करते हैं और सबको एक यूनिफॉर्म मैकेनिकल इक्वालिटी और उसके तरफ देखते हैं, तो ये हम अप्राकृतिक नियम लागू कर रहे हैं। तो इसी प्रकार सनातन धर्म में जो आदर्श राजनीति की धारणा है या गवर्नेंस की धारणा है, उसमें सबके अधिकारों, सबके कर्तव्यों, सबके आत्मसम्मान, सबके योगक्षेम की रक्षा हो जाती है। तो उसी में उसी दर्शन का जो समग्रता है, उसमें राजनीति भी है, सुशासन भी है, न्याय भी है, सामाजिक का आधार है, ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी है, इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय है, संतुलन है। भारत में कभी भी नीति किसी एकांगी क्षेत्र का अध्ययन का विषय नहीं रहा। नीति
इस समाज के हर पहलू को समन्वित करती है और एक दिशा देती है, चाहे वो राजनीति हो, गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राष्ट्र का प्रशासन हो, चाहे किसी संस्था का प्रशासन हो, या किसी परिवार का प्रशासन हो, या अपने शरीर में ही जो इंद्रियां हैं, बहुत तरह से ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका संचालन कैसे हो, उनको हम समन्वित कैसे रखें, वो सब नीति में आ जाते हैं। तो जो मैं राजा के लिए जो हमारे शास्त्रों में नीति वाक्य किया गया है, वही एक नेता के लिए भी है, वही एक जो सीईओ है किसी कॉर्पोरेशन का उसके लिए है, जो गुरु है जो क्लास में पढ़ा रहा है वो भी नेतृत्व है, तो उसके लिए भी वही नीति वाक्य लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एक नीति वाक्य है और किसी दूसरे के लिए दूसरा वाक्य है। हाँ, तो नीतियों में भी समग्रता है। और आरंभ राज्य मूलम इंद्रिय जय जितन जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुम प्रजा। कि चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाएं या राष्ट्रपति बन जाएं या सीईओ बन जाएं या टीचर प्रोफेसर बन जाएं, वाइस चांसलर बन जाएं या राजदूत बन जाएं, अगर हमें अपने पर ही नियंत्रण नहीं है तो हम क्या दिशा देंगे किसी और को। और जैसे शासक के लिए कहा जाता है कि उसका परम पुरुषार्थ है प्रजा पालन है, प्रजा के सुख और समृद्धि में ही उसका परम कल्याण निहित है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा नाम च हिते हितम। और यही कल्पना, यही आदेश हर उस व्यक्ति को लगता है जो किसी नेतृत्व की पोजीशन में है, चाहे वो छात्र हो और वो टीम लीडरशिप करता हो या किसी और पद पे काम करता हो। दूसरा नीति वाक्य है जो कि एक तरह से सार्वभौम मानता हूं कि जो भी निर्देशन की स्थिति में है उसे नियमों का पालन अत्यंत विवेक से और न्याय पूर्वक निष्पक्षता से करना होगा। समीक्ष सधृत सम्यक सर्वा रंजयति प्रजा असमीक्ष प्रणीतेषु विनाशयति सर्वतः। हाँ, कि जो शक्तिशाली है अगर वो अन्याय पूर्वक काम करता है और अविवेक पूर्वक कार्य करता है तो वो न केवल अपना नाश करता है बल्कि सबका नाश करता है। ऐसे ही जो एक रास्ता है, जो प्रिय अप्रिय का भेद किए बिना हम दिशा निर्देश करें, उसके हित की चिंतन करें। प्रियेषु अपि च द्वेषेषु समत्वम ये समाश्रिता, कि जितने लोग हमारे ऊपर आधारित हैं उनमें हम प्रिय अप्रिय नहीं देखें, हम सबके हित की कामना करें। और ये हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, केवल राजा के लिए या नेता के लिए नहीं, कि हर काम सोच विचार कर करें, योजनाबद्ध तरीके से करें, प्रॉस एंड कॉन्स उसके हानि लाभ उसके बारे में विवेचना करके करें। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानम आत्मनश्च धीरः कुर्वीत वानवा। बिना सोचे अगर कोई काम करता है, बिना परिणाम की कल्पना किए कोई पूछ जाता है तो वो ना अपना भला करता है न किसी और का भला करता है। और एक हमारे लिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण नीति है कि काम को बोलने से उसका कार्यान्वयन नहीं होता है, काम को करके दिखाना चाहिए, वो श्रेष्ठ नीति है। करिष्यन् न प्रभाषते कृतानि एव तु दर्शयेत् धर्म कामार्थ कार्याणि तथा मंत्रो न भिद्यते। आज हमारे यहाँ बहुत से लोगों की प्रवृत्ति है कि हम बोलते चले जाते हैं और हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन उसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से समर्पण की भावना से काम नहीं करते। और एक है नीति में बहुत महत्वपूर्ण, जो कि मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति के स्तर पर भी है और राष्ट्र के स्तर पर भी है, कि शक्ति संपन्न होना आवश्यक है। व्यक्ति के लिए स्वस्थ होना, राष्ट्र के लिए सशक्त होना, उसके बिना कोई नीति आधारहीन ही हो जाती है। सर्वैरपि गुणैः युक्तो निर्वीर्यः किं करिष्यति।
गुणीभूता गुणाः सर्वे तुष्यन्ति पराक्रमे। कितना भी गुणी क्यों न हो, अगर उसमें कर्मठता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। मित्रों, जैसा कि पवन जी ने कहा कि ये चमत्कार ही है कि दीपिका जी ने और आप सभी मित्रों ने 17 दिन में 17 शास्त्रों का चिंतन मनन कर लिया। तो भारत में तो इतना अथाह ज्ञान है हमारे संस्कृत साहित्य में कि एक जन्म तो शायद मेरे लिए पूरा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आगे बहुत नहीं बोलूंगा। मैं ये अंत में यही कहना चाहूंगा कि भारत की स्थिति, अगर मैं बाहर से देखता हूं भारत को, तो भारत की स्थिति हर दृष्टिकोण से अद्वितीय है और अभूतपूर्व है। तो इसके विकास के लिए, इसके प्रशासन के लिए, इसके संचालन के लिए किसी अन्य की, किसी दूसरे की योजनाएं और प्रारूप निरर्थक है। किसी का अंधानुकरण करना हमारे लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि बहुत घातक होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने सनातन दार्शनिक शाश्वत मूल्यों से जुड़े रहें और उन्हीं से उर्वरता और नवीन शक्ति प्राप्त करते रहें, बिना विचारे विदेशी षड्यंत्रों और प्रोपेगेंडा में न फंसे। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। हम हमेशा से बाहर से जो शुभ संकेत है, जो ज्ञान है, उसका स्वागत करते हैं। सभी दिशाओं से मंगलमय तत्वों का स्वागत है, लेकिन भद्रम क्या है देश के लिए, यह निर्धारण करना हमारा उत्तरदायित्व है। भद्रम का चिंतन हमारी दृष्टि होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। वंदे मातरम, वंदे भारतम। धन्यवाद माननीय श्री अखिलेश मिश्र जी। क्या कहने, श्री मिश्र जी, आपके ओजस्वी और ज्ञानवर्धक उद्बोधन ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिस गरिमा और गहराई से आपने व्याकरण, दर्शन और भारतीय संस्कृति के 3 आयामों का जो संगम है उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, वह निसंदेह अद्वितीय है। आपने हमें न केवल शब्दों के गुण विन्यास और ध्वनि के सूक्ष्मतम पहलुओं से परिचित कराया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे व्याकरण मात्र नियमों का पुलिंदा न होकर हमारी चिंतन प्रक्रिया और विचारों की स्पष्टता का आधार बनता है। तत्पश्चात जिस दार्शनिक ऊंचाई पर आपने हमें पहुंचाया वह अकल्पनीय था। आपने भारतीय दर्शन की उन मूलभूत अवधारणाओं का स्पर्श किया जो न केवल हमारे आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कुंजी भी प्रदान करती हैं। आपके विचारों ने निश्चित रूप से हमारे बौद्धिक क्षितिज का विस्तार किया है। और अंत में संस्कृति के जिस भव्य का स्वरूप आपने वर्णन किया वह हमारे हृदय को छू गया। आपने बताया कि कैसे हमारी संस्कृति केवल परंपराओं का निर्वहन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र दृष्टि है, जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का सुंदर समन्वय है। आपने यह भी हमें स्मरण कराया कि कैसे हमारी संस्कृति की जड़ें हमें वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट पहचान देती हैं और कैसे हम अपने मूल्यों के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम इस कार्यक्रम में अगली कड़ी में बढ़ते हुए आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर इप्सूदन सिंह महोदय जी, उनसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वह आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। एक अद्भुत विस्मयकारी बौद्धिकता से लबरेज उद्बोधन आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश मिश्र जी। मैं तो एक तरह से अभिभूत हो गया और एक तरह से मेस्मराइज्ड मैं हो गया। तो मैं सोच रहा हूं कि क्या बोला जाए, क्योंकि चिंतन की गहराई में आपने ले जाकर कहाँ छोड़ दिया है। अब मुझे लग रहा कि थोड़ी देर के लिए सभी को अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने आप को ढूंढ पाऊं, अपने आप को टटोल लूं और अपने आप को संभाल लूं, जिससे कि जो चिंतन का प्रवाह आपने दिया, जो ज्ञान सागर आपने प्रस्तुत किया, मुझे लग रहा है कि उत्कृष्ट है। और ये मैं सोच रहा था एक अध्यक्ष होने के नाते कि आपको कैसे हम लोग लखनऊ बुलाएं, विश्वविद्यालय के एक
साक्षात आपका एक यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कराएं, क्योंकि इंजीनियरिंग का छात्र, इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने देख रहा था कि आपने बीटेक किया है, आपने एमटेक किया है, और विज्ञान को हमने देखा कि विज्ञान के विद्यार्थी बहुत होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सोच का अभाव जो विज्ञान के विद्यार्थियों में है वो बहुत ही पीड़ा देता है। मुझे लग रहा है कि बहुत सालों बाद मैं विज्ञान के एक ऐसे विद्यार्थी के साथ मतलब साक्षात्कार करने का अवसर मिल रहा है जिसके अंदर विज्ञान की समझ है और साथ वैज्ञानिक सोच के साथ साहित्य और समाज का इतना अच्छा विश्लेषण मुझे लग रहा है कि मैं संभवतः मैंने सुना नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा। मैं साधुवाद देना चाहूंगा विपिन झा को कि विपिन झा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। विपिन झा के साथ साथ मैं निश्चित तौर पर उस वृक्ष को लगाने वाले उनके पिता और विद्वान जो हमारे सदानंद झा साहब को, उनको मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि वृक्ष का जो बीज था इतना सशक्त आपने लगाया। और मैं तो अपने आप को कभी कभी बड़ा गर्वान्वित महसूस होता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास हमारे विभाग, जिस विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ उसमें हमारे पास विपिन झा हैं। विपिन झा के साथ साथ हमारे पास एक आधार स्तंभ में रमेश है। रमेश ये दोनों जेएनयू से हैं और संभवतः आज मैं जो बोलने की स्थिति में हूँ, मेरे दो आधार स्तंभ हैं। अगर वो ना रहे तो शायद मैं संस्कृत के बारे में, संस्कृत के विद्वानों के बीच में बोलने का मैं साहस भी नहीं कर सकता था। साथ ही साथ में मैं देख रहा था कि विभाग की तरफ से वैदिक संस्कृत और वैदिक अध्ययन विभाग की तरफ से पहले तो मैं एक औपचारिक रूप से मैं सबका स्वागत करूंगा, जिसमें कि खास तौर पर मैं देखता हूं कि पवन मेहता जी जितनी तन्मयता के साथ और जितनी तलखी के साथ और जितने मग्न होकर आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं। कार्यक्रम बहुत छोटा है क्योंकि विभाग बहुत छोटा है, हम लोग भूमिगत होकर एक कार्यक्रम विभाग चलाते हैं। अंडरग्राउंड हमारा विभाग है, लेकिन उस अंडरग्राउंड विभाग ने मतलब को किस तरीके से हमारे दोनों साथियों ने मिलकर एक तरह से रिवोल्यूशनराइज कर दिया है, इसको एक तरह से रेडिकलाइज कर दिया, बौद्धिक रूप से इतना क्रांतिकारी कर दिया है कि विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं इसी में देख रहा था, मैं थोड़ा सा मिस कर गया क्योंकि इसी बीच में मेरी यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मैं सियोल में था, पूरे साउथ कोरिया में मैं घूम रहा था। तो मैं चाहते हुए भी मैं समय का ऐसा भेद था और कनेक्टिविटी की ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं उसको मैं बहुत सारी चीजें जो ज्ञान यहाँ पर हुआ, 16-17 पुस्तकों की चर्चा हुई। साथ ही साथ में आने के बाद मैं फिर चेन्नई चला गया, वहां भी कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल वर्क थे जहाँ की 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग 8 बजे तक बैठना पड़ रहा था। मैं वंचित हो गया, लेकिन मुझे सुकून है और मुझे विश्वास है कि सारी रिकॉर्डिंग हुई है। किसी दिन बैठ के वो सारी रिकॉर्डिंग हम लोग सुनेंगे। हमारे साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि बहुत विद्वान साथी जो कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं कुलदीप शर्मा जी, उनका भी मैं अपने विभाग की तरफ से स्वागत कर रहा हूँ। हमने अभी देखा कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया अनंत कुमार त्रिपाठी जी, अद्भुत एक प्रतिवेदन आपने प्रस्तुत किया। और हमारे बीच में मैं देखता हूं कि हमेशा से दीपिका जी रहती हैं, ज्योत्सना जी रहती हैं, बाकी नाम मैं लूंगा तो शायद बहुत ही समय व्यर्थ होगा। एक बात मैं देख रहा था, जो मैं पवन मेहता जी के भी बात में देख रहा था कि उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यशाला ने एक भूख पैदा कर दिया, ज्ञान की दरिद्रता का अनुभव कराया और लग रहा है कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया जाए। वो भूख मुझे, और उसने आपका जो एक सजेशन था कि वेदों पर कार्यक्रम कराया जाए, मैं वेद के साथ साथ मैं चाहूंगा कि वेद पर एक अलग से एक कार्यक्रम हो, उपनिषदों पर भी एक कार्यक्रम हो। और साथ ही साथ में भारत में जब भी हम चर्चा करते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि संस्कृत कोई भाषा नहीं है, इसकी ये लैंग्वेज नहीं है, ज्ञान की परंपरा है। इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि भारत एक आज क्योंकि मैं वैश्विक राजनीति का विद्यार्थी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मैं विद्यार्थी हूँ, पॉलिटिकल साइंस का मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक तरह से एक्सीडेंटल हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत का हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा लगाव था क्योंकि मैं संस्कृत के साथ में जुड़ा था। और वो इसलिए जुड़ा था कि भारत एक सभ्यता मूलक राज्य है, विश्व की जितनी सभ्यताएं थी सब विनिष्ट हो गई। यहाँ तक कि चाइना ने कल्चरल रिवोल्यूशन चला के माओ त्से ने एक तो रेड रिवोल्यूशन ला दिया, जिसमें कि वो यूरोप की आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म लेनिज्म पर उसने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, और जो शेष बचा हुआ था वो कल्चरल रिवोल्यूशन चला के उसके अंदर अपने समूह सभ्यताओं को नष्ट करके बर्बाद कर दिया।
तो सभ्यता का एक जो अंतिम एक तरह से गढ़ था चीन, वो भी ध्वस्त हो गया। उसके पहले आपको मालूम है मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हो गई, ईरान की सभ्यता नष्ट हो गई, पारसी की सभ्यता नष्ट हो गई, अरब की सभ्यता नष्ट हो गई। यूरोप ने अपनी अपनी सभ्यताओं का स्वयं गला घोटा, उन्होंने अपनी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। भारत एक ऐसा सिविलाइजेशन है, कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है, ये कोई राज्य नहीं है, इट इज मेयरली नॉट ए स्टेट, इट इज ए सिविलाइजेशनल सोसाइटी, और जो स्टेट भी है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है कि जो हमारे मूल्य हैं, और मैं देख रहा था कि जिन पुस्तकों की चर्चा हुई है, चाहे रामायण की चर्चा हुई है, चाहे महाभारत की चर्चा हुई, चाहे शुक्र नीति की चर्चा हुई, चाणक्य की नीति की चर्चा हुई है, मैं देख रहा था कि इन तमाम ग्रंथों में जो ज्ञान का जो सागर है, ज्ञान में जो वैल्यूज की बात की गई है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं बहुत अच्छा मुझे लगा कि हमारे अम्बेसडर साहब ने कहा कि धर्म हमारे पूरे इस चिंतन के केंद्र में है। और धर्म की तुलना, धर्म को ना तो इसको रिलीजन से नहीं किया जा सकता है, धर्म को मजहब से नहीं किया जा सकता है। मैंने तो अभी एक लेख भी लिखा है कि डिकोडिंग धर्म, रिलीजन एंड मजहब, क्योंकि जैसे ही आपने धर्म को मजहब आपने बना दिया या आपने फेथ बना दिया, तो फेथ नहीं है यहाँ पर। धर्म से विश्वास करने की चीज नहीं है, धर्म धारण करने की चीज, धारती या धर्म, यानी कि और धर्म एक नहीं है, जो मोनोथेइज्म से बिल्कुल अलग है। जो पूरा का पूरा अब्राहम की जो फिलॉसफी है, जो रिलीजन और मजहब की बात करती है, वो मोनोथेइस्टिक है, एकेश्वरवाद की बात करती है, एकाधिकारवाद की बात करती है, वो विविधता को नष्ट कर देती है। बहुत अच्छा मुझे लगा अम्बेसडर साहब ने कहा कि धर्म क्या है, ये प्रकृति का ही एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, वो उसको हम प्रकृति के साथ अलग नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन है, और परिवर्तन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। धर्म भी बदलता रहता है, धर्म एक नहीं है, धर्म सबके लिए धर्म है। पैर का धर्म है कि चलना, हाथ का धर्म है अपना कर्म करना, आंख का धर्म है देखना, माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, छात्र का धर्म अलग है, अग्नि का धर्म अलग है, नदी का धर्म अलग है, हवा वायु का धर्म अलग है, सूरज का धर्म अलग है, चांद का धर्म अलग है। धर्म के बिना आप रह नहीं सकते। धर्म जो आपने कहा कि संतुलन है, एक गवर्नेंस है, वो इंडिविजुअल का गवर्नेंस है, वही सोसाइटी का गवर्नेंस है, वही पर वो राज्य का गवर्नेंस है, वही वैश्विक राजनीति का गवर्नेंस है, वही अंततः ब्रह्मांड का गवर्नेंस है। तो एक अद्भुत मतलब बात आपने कही, जो मुझे लग रहा है कि मुझे हमारे सबको सीखने को मिला। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं ज्ञान के इस आपने गोते किसी गहरे समुद्र में ले जाके हम लोग को छोड़ दिया। जो हम लोग छिछले पानी पर हाथ पैर मार के बहुत बड़े तैराक समझ रहे थे, मैं तो आज आपके इस ज्ञान सागर में डूबकर मैं बहुत कृतज्ञ मैं अनुभव कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में बहुत सारी बातें हैं। मैं तो ये कहूंगा कि धर्म में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास साहित्य संस्कृत तो है ही है, वो ज्ञान परंपरा है। क्योंकि साहित्य में जो हम एक चर्चा हम लोग करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये जम्बू द्वीप की चर्चा करते हैं। जब जम्बू द्वीप का एक कंसेप्ट दिया गया तो इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इस पर बहुत सारा काम अभी संस्कृत साहित्य में होगा। तो आप देखें कि संस्कृत की जो यात्रा है ना, वो हमारी सभ्यता की यात्रा के साथ जाती है। हमारी सभ्यता जहां जहां जाती है, इसलिए संस्कृत के शब्द हर जगह, हर भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो सभ्यता की जो यात्रा शुरू हुई थी, वो यात्रा हम पूरा कर रहे हैं। इस यात्रा का चक्र पूरा हो रहा है। ये अचानक ही नहीं है कि भारत आज 10वीं विश्व व्यवस्था थी और 5वीं विश्व व्यवस्था पर है, और हम वे इंतजार कर रहे हैं कि हम अभी अगले साल जर्मनी को मात करेंगे और $10 ट्रिलियन पर जाएंगे। उसके सामने हमारे पास 2 ऐसी सभ्यताएं होंगी जो अपने आप को जिन्होंने विनिष्ट कर दिया। अमेरिका रिचेस्ट है, लेकिन सभ्यता में सबसे ज्यादा गरीब है, समृद्ध है, वहां पर वो प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन वहां कंटेंटमेंट नहीं है, संतोष नहीं है। हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय सभ्यता की कि अभाव में भी हमने देखा है, गांव में मैं जाता और रहता हूँ, वहां पर एक संतुष्टि है, एक बहुत ही आराम की नींद लेते हैं, आराम से जो भी चीज है मिलके खा लेते हैं, बांटते हैं एक दूसरे के दुख दर्द को। यही हमारी संस्कृति का एक महान मौलिक मूल्य है, जो मेरे ख्याल से जो वेस्ट है, और यहाँ तक कि चाइना उससे वंचित हो चुका है। तो अभी हम आगे चल के चाइना को भी हम परास्त करेंगे, मतलब परास्त नहीं करेंगे, हमारे भाव नहीं है परास्त करने का, ये स्वाभाविक विकास है, क्योंकि सभ्यता अपने चक्र को पूरा कर रही है। चाइना स्वभावतः हमसे पीछे जाएगा, उसके बाद से अमेरिका पीछे जाएगा। आज ट्रम्प की जो बौखलाहट है, वो हमारे सभ्यता के अंदर छुपे हुए मूल्यों के साथ वो लड़ रहा है। वो हमको टैरिफ करके हमारे 2% वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो मेरा क्या, हम लोग का क्या बिगाड़ लेगा?
वो लोग कल चिल्ला रहे थे कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगा। मैंने कहा मार्केट नहीं गिरेगा, हमारी सभ्यता की जड़ें बहुत इतिहास में है। उनके पास सभ्यता नहीं, उनके पास राज्य है, उनके पास समाज उन्होंने विनिष्ट कर दिया है। तो एक अद्भुत मुझे लग रहा है कि आज चर्चा हुई, मेरे पास बहुत कुछ कहने का। मैं बुद्ध की एक बात में हमेशा चर्चा करता हूं कि 4 स्टेजेस की उन्होंने बात की। देखिए धर्म की एक हमारे यहाँ परंपरा है, धर्म के विभिन्न वक्ता हुए हैं, बहुत सारे ओरेटर हुए हैं। बुद्ध एक ओरेटर थे, हमारे ऋषि मुनि अलग अलग ओरेटर हुए हैं, व्यास ओरेटर अलग अलग है, वाल्मीकि ओरेटर अलग है, महावीर ओरेटर अलग है, चारवाक एक ओरेटर है, चाणक्य एक ओरेटर है। दे आर ऑल द ओरेटर्स ऑफ धर्मा, धर्म के ही ओरेटर है। वो कोई अब्राहम की गॉड एक नहीं है, मोनोथेइस्टिक गॉड नहीं है कि एक गॉड है बाकी सबको खत्म कर दो। ये हमारे यहाँ भाव नहीं है, शायद यही भाव है कि सबको साथ लेके चलने की बात है जो हमारी सभ्यता गई है। तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जीवन में 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है डार्कनेस से डार्कनेस, यानी अंधेरे से अंधेरे में व्यक्ति जाता है। दूसरा स्टेज है जहां की डार्कनेस से लाइट में जाता है, यानी कि अंधकार में है लेकिन वो प्रकाश में जाता है। तीसरा स्टेज है जहां की आदमी प्रकाश में होता है लेकिन अंधकार में चला जाता है, फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस। और चौथा स्टेज कहा बुद्ध ने अपने ग्रंथ में कि चौथा स्टेज बड़ा श्रेष्ठ स्टेज है जिसमें कि लाइट टू लाइट जाते, यानी हम प्रकाश में हैं लेकिन प्रकाश से हम और अत्यधिक प्रकाश में जाते। यानी अंधकार किसका प्रतीक है? हम अज्ञानी हैं, हमारे पास स्वास्थ्य खराब हुआ है, हम दरिद्रता में रह रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे, अपने कर्म का प्रयोग नहीं करके। हमारे धर्म का जो सीधे सीधे संबंध है कर्म के साथ है। धर्म कोई चमत्कार की बात नहीं करता है, धर्म किसी आसमानी ताकत की बात नहीं करता, आसमानी उसमें है कि कर्म से ही आप चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अंधकार से निकलने के लिए अगर जिसने कर्म किया वो अंधकार से प्रकाश में आ जाता है। और जब प्रकाश में आदमी आ जाता है, सोचता है, वो बहुत ही मतांध हो जाता है, उसका अहंकार हो जाता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और वो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लाइट से फिर अंधकार में आ जाता है। तो बुद्ध ने कहा भाई ये स्टेजेस बहुत ही संभल के रहना होगा। अंतिम स्टेज है कि आप प्रकाश में हैं, आप स्वस्थ हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके पास समृद्ध है, आप समृद्ध हैं, आप धन वाले हैं, आप अपने धन को दूसरे को बांटिए, यानी कि प्रकाश से श्रेष्ठ प्रकाश में जाइए। ज्ञान है तो ज्ञान आप तक सीमित नहीं होना चाहिए, ज्ञान को दूसरे को बांटिए। इसी तरीके से एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। तो मुझे लग रहा है कि हम सभ्यता के बहुत ही उस चक्र को पूरा करने के बहुत ही समीप हैं। और अम्बेसडर साहब जैसे, हमारे अखिलेश मिश्रा जी जैसे, मेहता जी जैसे हमारे विद्वान अगर साथी रहेंगे तो उस चक्र को पूरा हम लोग अपने जीवन में ही होते हुए देखेंगे। और ये तो मेरा पूरा विश्वास है। और इस प्रकार के अद्भुत अगर मैं सामान्यतः देखता हूँ कि IAS और IPS वो भी वो चमक धमक में लगे रहते हैं। और जितना आप उनकी विद्वता होती है, हमारे ये प्रोफेसरों की भी हमारी कमी है कि जितना भारतीयता को आप गाली दें, जितना भारत को आप की निंदा करें, क्योंकि बाहर के लोग तो आपको वाह करते हैं लेकिन हीन भावना से आप ये सब करते हैं। आज मैं एक ऐसे विद्वान को देखा जो अधिकारी भी है और उसके बाद भी वो भारतीय मूल्यों की और सभ्यता की बात, क्योंकि वो जान रहे हैं, वो साइंस के आदमी, वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे पास सर शब्द नहीं है आपका स्वागत करने के, आप सबका स्वागत करने के लिए। इन्हीं बातों से अपने आप को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही बात है, इसीलिए एक कहा भी गया है कि यूनान मिस्र रोमी सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है संगच्छध्वम संवद्धध्वम संभो मनान से जानतम। हमको, हम सब, हमारा जो समाज है सबको साथ लेके चलने वाला है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने पहले ही दे चुका है। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के जो अध्यक्ष हैं हमारे प्रोफेसर कुलदीप शर्मा महोदय, उनको हम निवेदन करते हैं कि वह आए और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और हम सबको अनुग्रहित करें। प्रोफेसर कुलदीप शर्मा जी। वंदे भारत मातरम। मम ध्वनिः श्रूयते? आम महोदय। अद्यतनीयाः मुख्यातिथिवर्याः श्री अखिलेश मिश्र महोदयाः, माननीयाः राजदूताः, भारत राष्ट्रदूताः आयरलैंड, संस्कृतानुरागिणः, स्वनामधन्याः, विविधेषु मन्त्रालयेषु संस्कृतम् उद्दिश्य हितकारकाः, श्री पवन मेहता महोदयः, निदेशकाः, कॉर्पोरेट अफेयर्स मन्त्रालयः, नेपाल स्थितस्य भारतीय दूतावासस्य सम्बद्धेन अत्र डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी वर्याः,
अध्यक्षाः संस्कृत एवं वैदिक विभागः प्रोफेसर रिपुसूदन मिश्रवर्याः, जानवी पत्रिकायाः मुख्य संपादकाः अपि च जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम ब्रह्मचर्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्याः आचार्याः डॉक्टर सदानंद झा महोदयाः, मम अत्यन्तं सुहृदः मित्रमणयः डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयः, प्रोफेसर प्रिया जोशी महोदयः, दीपिका दीक्षित महोदयः, अन्ये च। वस्तुतः अद्य अहं किञ्चिदिव असहजतानुभवं कुर्वन् अस्मि, यतः हमारे साथ में जब इतने बड़े विद्वान हों और जिनका वैदुष्य हमें प्रतिपल विस्मित कर रहा हो, तो उनके सामने अध्यक्ष के रूप में बैठना मेरे लिए अत्यंत कहूँगा कि असहज स्थिति उत्पन्न कर दे रहा है। परंतु अध्यक्षीय पद की मर्यादा वशात कुछ बोलने की धृष्टता आज कर लेता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कथाएं एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से कितना भी दुरूह ज्ञान हो, उसको बालकों के मन में भी अत्यंत सहजता से पहुंचाया जा सकता है। हितोपदेश में कहा गया है, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। सामान्य है अर्थ तो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं साथ साथ में ले चलता हूँ कि जिस प्रकार एक घड़ा बनाने वाला यदि घड़ा बनाते वक्त में उसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर देता है और घड़ा जब बन के तैयार हो जाता है तो वो चिन्ह को हटाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार छल पूर्वक या नीति पूर्वक या अब बताते न हुए बच्चे को यदि हम कथा के माध्यम से कुछ ज्ञान दे दें तो वो ज्ञान उसके जीवन में चिरस्थायी हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं सर, कथा की शक्ति क्या है। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है पिपासितः काकः, प्यासा कौआ, thirsty crow। आप दुनिया की किसी भाषा में जब किसी बाल कथा की जिक्र करेंगे तो ये कथा किसी न किसी रूप से आ जाती है, और सामान्यतः किसी भी भारतीय से आप पूछेंगे जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं कि ये कथा का स्रोत क्या है, तो आपको बहुत संभावित उत्तर मिलेगा कि पंचतंत्र। लेकिन ये कथा पंचतंत्र में तो कहीं भी नहीं है। तो ये कथा का स्रोत क्या है? ये कथा का स्रोत है यूनान। ईसप की एक कहानी थी, द क्रो एंड द पिचर। वही बदलते बदलते कौवा और घड़ा की कहानी से होते होते प्यासा कौवा की कहानी, और उसमें एक नया रूप, एक नया कलेवर आपको जगह जगह मिलेगा। बाद में किसी ने उसमें स्ट्रॉ भी डाल दिया, उस कथा को थोड़ा बदल दिया, आधुनिक शैली में ले आए। तो कथाएं एक ऐसा माध्यम है जहां हम शिक्षा को इस रूप में देते हैं कि वो शिक्षा के रूप में बोझिल नहीं लगती है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी चीज का समर्थन करती है कि जो टीचिंग पेडागोगी है वो इस तरीके से हो कि जिसमें उदाहरण हो, साथ ही साथ कथाएं हो। कुछ समय पूर्व तक भारत में एक विषय चला करता था नैतिक शिक्षा, जिसका पाठ्यक्रम भी बनता था, जिसका परीक्षा इत्यादि का कार्य भी होता था। लेकिन विचारणीय बात यह है कि नैतिकता और शिक्षा अलग अलग है क्या, और जो शिक्षा नैतिकता नहीं देती क्या वो शिक्षा है क्या? इसलिए हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा नाम की कोई जो है ग्रंथ की रचना ही नहीं हुई, हमारे यहाँ कथा ग्रंथों की रचना हुई है। तो कथाओं में शिक्षा और शिक्षा की कथा दोनों अपने आप में हमारे यहाँ साथ साथ चलती रही है। यदि बात पंचतंत्र की हो रही है तो पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो श्रीमद् भगवद गीता के बाद में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद में सर्वाधिक अनुदित ग्रंथों की श्रेणी में आता है। मेरी जानकारी के अनुसार 50 से अधिक विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हुआ, और पंचतंत्र के तर्ज पर न जाने कितनी बाल कथाएं रची। एक विचारणीय पक्ष ये भी है कि इतिहास के अनुसंधान में हम सभी लोग लगे हुए हैं, और इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति भी देखें तो इतिहास, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। भारत का राष्ट्रीय संवत्सर क्या है यदि किसी से पूछा जाए और सही उत्तर मिले तो वो विक्रम संवत नहीं है, शक संवत है। कारण
क्योंकि विक्रम इतिहास में हुए हैं लेकिन काल्पनिक लगते हैं। लेकिन कथाओं में जहां हम शेर, भालू, चीता, सियार, बिल्ली, कुत्ता जो काल्पनिक हैं सर्वथा, जो बोल नहीं सकते, वो बोलते हुए दिखाए जाते हैं और हमें लगता है ये सत्य है। तो इतिहास जो कि सत्य है वो हमें काल्पनिक लगता है, और जो कल्पना में है वो चीजें वास्तविक लगती है। ये कथा की शक्ति है। बात नीति की अगर करें, एक अभी अभी नेपाल में विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ। विश्व संस्कृत सम्मेलन में एक विश्व गीत गाया जाता है संस्कृत का। मैं ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए पूरा ही यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा। मैत्रीम भजत अखिल हृदयेत्रीम, सभी का हृदय जीतने वाली। मैत्रीम भजत अखिल हृदयेत्रीम आत्मवदेव परान अपि पश्यत, युद्धम त्यजत स्पर्धाम त्यजत त्यजत परेषु अक्रमम आक्रमणम, और जननी पृथ्वी काम दुघास्ते, पृथ्वी को जननी भी कहा है और काम दुघा भी कहा गया। और जनको देवः सकल दयालु, और बड़ा इंटरेस्टिंग अब आगे आ रहा है, दाम्यत दत्त दयध्वम जनताः श्रेयो भूयात सकल जनारा। तो जैसे ही ये गीत प्रथम बार मैंने सुना, क्योंकि प्रथम बार मुझे अवसर मिला, एक कथा याद आ गई और वो कथा इस गीत में पिरोई हुई है। उस कथा को यहाँ प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा। एक बार दीक्षांत के लिए प्रजापति के पास में दानव, देवता और मानव तीनों गए। तो दानवों ने जब कहा कि हमें सदुपदेश दीजिए, तो प्रजापति ने वर्णोच्चारण किया द। जब देवता प्रजापति के पास में उपदेश के लिए गए कि दीक्षांत उपदेश दीजिए, तो प्रजापति ने कहा द। और फिर जब मानव प्रजापति के पास में गए कि हमें ज्ञान दीजिए, तो प्रजापति ने कहा द। तो ये द द द तीनों जगह समान है। तो इसका आशय क्या है कि दानवों के पास में अतिशय शक्ति होती है। वो शक्ति निरंकुश होती है, विनाशकारक होती है, अतः उसका दमन करें। देवताओं के पास में भी शक्तियां होती है, कल्याणकारक होती है, परंतु देवता जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहा साध्याः सन्ति देवाः। इसलिए देवताओं को अपनी शक्ति द्वारा दान करना चाहिए कल्याण का। और तीसरा है मानव। मानव में दानवीय गुण भी है, आसुरी गुण भी श्रीमद् भगवद गीता में बताए हैं, और दैवीय गुण भी, दैवीय संपत्ति भी बताए। तो तीसरा गुण क्या होना चाहिए? मानवता का प्रमाण क्या है? वो है दया। दया धर्मस्य मूलम। अतः केवल 3 शब्द मनुष्य को मनुष्यता, दानवता से व्यावर्जन और देवत्व की प्राप्ति तीनों करा सकते हैं। ये शक्ति है कथा की। और रही बात नीति की, तो पंचतंत्र का अत्यंत प्रसिद्ध आंग्ल अनुवाद किया है आर्थर डब्ल्यू राइडर ने। उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा, उससे नीति का क्या महत्व है स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। द पंचतंत्र इज ए नीति शास्त्र or textbook of Niti. The word Niti means roughly the wise conduct of life. Western civilization must endure a certain shame in realizing that no precious equivalent of the term is found in English, French, Latin, or Greek. Many words are therefore necessary to explain that नीति इज। नीति क्या है ये बताने के लिए पॉलिसी शब्द अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। नीति जिसके साथ लगता है उसका अर्थ बदल देता है। राज के साथ लगेगा राजनीति हो जाता है, शिक्षा के साथ लगेगा शिक्षा नीति, रक्षा नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, अर्थनीति। नीति शब्द लगते ही उसके मीनिंग बदल जाते हैं।
उदाहरण के तौर पर राजनीति शब्द, राजा की नीति राजनीति, ये तो अत्यंत सामान्य कह दिया जाता है, लेकिन एक प्रसिद्ध वाक्य भी हम आमतौर पर सुनते हैं कि हो सकता है कि आपको राजनीति में रुचि ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि राजनीति को आप में रुचि ना हो। तो नीति एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम जन कल्याण के लिए, व्यक्ति कल्याण से जन कल्याण तक की एक यात्रा हम कर सकते हैं, वैश्विक कल्याण की यात्रा कर सकते हैं। और कथाओं की शक्ति, गीतों की शक्ति ऐसी है कि व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे लिए ही है, मुझे ही इसका अनुपालन करना है। जैसे मेरे मित्र संचालक महोदय ने एक कुछ पंक्तियां यहाँ कही, आमतौर पे समस्त भारतीय उनको कह के गौरव का अनुभव करता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। समस्या यही है कि हम स्रोत की तरफ नहीं जाते हैं, हमने ऊपर ऊपर से जो सुना सुनाया उसी को सत्य मानते, उसी के आगे चले जाते हैं। ये जो कविता है ये भारत की प्रशस्ति में नहीं है, इसका कुछ अवान्तर प्रसंग है, वहां ये चीज कही गई है, किसी धर्म के विषय में ये एक उद्घोष कहा गया है कि हमारा धर्म कभी मिटता नहीं है। तो हमारी पंक्ति तो किसी को हराने या मिटाने वाली है ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा है। तो आशय यही है कि हम राष्ट्र को लेकर विचार करते हैं। राष्ट्र के 3 परिभाषाएं जो है देखने में आती है। श्री ही वही राष्ट्रम, श्री यानी भूमि, राष्ट्र का मतलब है भूमि। दूसरा है राष्ट्राणि वही विशः, विशः कहते हैं प्रजा, तो भूमि और भूमिवासी। और तीसरा शुक्र नीति सार में है स्थावरम जंगमम चापी राष्ट्र शब्देन गीयते। तो जो चलाचल राष्ट्र की संपत्ति है वो मिला करके राष्ट्र होता है। अतः भूखंड क्षेत्रम तत्र वासिनः पुनश्च तस्य राष्ट्रस्य या कापि संपत् तत्त्रयमपि समाकलय्य एकस्य राष्ट्रस्य अवधारणा भवति। तत्रापि भारतस्य यदि वयं चिन्तनं कुर्मः, विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतम भारतम नहीं। तो ये कथाएं हमारे जीवन जीने का आधार है, और ये कथाएं हमें एक ऐसा उपदेश देती है। नीति शब्द का भी वही अर्थ है, नीयते अनया इति नीति। और आश्चर्य होगा कि 3 शब्द में व्युत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन तीनों का अर्थ एक है। पहला है नेत्र, नीयते अनेनेति नेत्रम। दूसरा है नेता, नीयते अनेनेति नेता। और नीयते अनया इति नीति। तो जब नेत्र यानी कि दृष्टि, नेता यानी कि ले जाने वाला, आचार्य चाणक्य ने कहा है चक्षुर ही शरीरिणाम नेता। तो जो दूर देख सके वो होता है नेता, और नेता की जो नीति होती है वही अंत तक जाती है। इसलिए सभी नीतियों में राजनीति को अत्यंत प्रमुख माना है। इसलिए महाभारत में युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया, राजा कालस्य कारणम। जो काल आज आप जी रहे हैं उसका कारण केवल राजा है। अतः राजा की जो नीतियां होगी वही नीतियां समय का कारक होगी। जो समय आप भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसके पीछे नीति ही एकमात्र कारण है। अतः नीति शब्द अपने आप में एक ऐसा व्यापक संप्रत्यय है जो कि संपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा को संकल्पना के रूप में बदलता है। आज हमारे आदरणीय प्रोफेसर रिपुसूदन मिश्र जी ने कहा कि उनका विभाग अंडरग्राउंड तरीके से काम करता। तो नदियों में अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो सरस्वती ही है। तो नीति वो सरस्वती है, शिक्षा वो सरस्वती है जो अंडरग्राउंड रह के भी भूमि को तृप्त करती है। मेरी समझ में अधिक कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि मैं सार कहूं कि कथायाम सरसम वस्तु गद्यदेव निर्मित। हमारे कथा साहित्य, हमारा गद्य साहित्य, हमारा जितना भी नैतिकता से परिपूर्ण साहित्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक प्रयास कर रही है गंभीर रूप से। इसलिए अभी मुश्किल से
5-6 दिन पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरा होने पर भारत शासन ने एक समीक्षा समिति या एक उपवेशन इस तरीके का बुलाया, जहां भारत के प्राय सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के जो कुलगुरु हैं उनका समामंत्रण करके देश की शिक्षा नीति को जन कल्याणकारक बनाने की दिशा में कार्य किया। मैं समझता हूं अधिक समय होता जा रहा है और अधिक बोलना भी उचित नहीं है विद्वानों के बीच में। मुझ जैसे व्यक्ति को तो मौन ही ठीक लगता, परंतु अध्यक्षीय मर्यादावशात कुछ कहना जरूरी हो गया था। अन्यथा मैं विपिन जी से आग्रह करूंगा कि जहां ऐसे विद्वान हो वहां मुझे आप श्रोता के रूप में आमंत्रित करेंगे तो मैं ज्यादा आनंद अनुभव करूंगा। सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। वंदे भारत मातरम। धन्यवाद सर। अपने समाज में कथाओं का इतना बड़ा प्रभाव रहा है और आज आधुनिकता का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है कि हमारे जो आराध्य देव हैं श्री बजरंगबली हनुमान, वो हास्य के पात्र बनते जा रहे हैं। और वहीं हॉलीवुड के जो ये थानोस हैं, थॉर हैं, ये सब इन लोगों के एक तरह से आइडियल बनते जा रहे हैं। तो इसमें भी अपने संस्कृति और संस्कार के बदलाव की आवश्यकता है। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आज की जो इस कार्यक्रम की जो सह संयोजिका हैं परम पूज्य डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी महोदया जी, हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वह आए और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। ज्योत्सना द्विवेदी जी। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमोद्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चै पदानां नियन्त्रित त्वमेकं परेशां परम रक्षणं रक्षणं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगी इस वट वृक्ष के महान बीज को बोने वाले परम पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर सदानंद झा जी को, कि उन्होंने एक ऐसा बीज का वपन किया जिसने संस्कृत के लिए उस परंपरा का निर्वहन किया जिसका आचार्य पाणिनि ने उल्लेख किया है। विद्या योनि संबंधेभ्यो यूनि एक प्रत्यय होता है, उसमें एक शब्द है विद्या योनि और संबंधी। उन दोनों ही योनियों से संबंध का जो आचार्यवान मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद उसका जो ऋण है, उनको मैं डॉक्टर विपिन झा जी को, जिन्होंने ये पूरी समिति की यहाँ पर संकल्पना की और अति सुंदर और ज्ञानवर्धक संकल्पना की हमारे बीच, तो मैं सर्वप्रथम उनके गुरुचरणों में प्रणाम करती हुई और आज के मुख्य अतिथि महोदय जिन्होंने मुख्य अतिथि महोदय श्री अखिलेश मिश्र जी, माननीय राजदूतावास आयरलैंड, उनका मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सब के बीच में अपना एक ऐसा व्यक्तित्व रखा जिस मैं आपको सुन रही थी तो मैं सोच रही थी जरूर ही इस देश में अश्वपति हुए हैं, जरूर ही इस देश में राजा जनक हुए हैं, तभी उस पुण्य प्रवाह का कुछ अंश ये शेष है। और ये आप वहां बैठे हुए भारतीय संस्कृति की अमूल्य विचारधारा को पूरे विश्व में इस प्रकार फैला रहे हैं और यहाँ पर आप आए, ये हम सबका कितना सौभाग्य है और पूर्वजों के पुण्य का आशीर्वाद है। उनके पुण्य क्षेत्र से हम लोग ये आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं कि आप सब विद्वज्जनों के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार आपने स्फोट से लेकर के शब्द के अक्षर की विवेचना से लेकर परा और ले जाकर के भर्तृहरि की वाक्य पदियम इत्यादि अन्य विषयों को समावेशित कर वैदिक वाङ्मय की महान विचारधारा जो समत्व को देती है, पूरे विश्व के चराचर के लिए है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए है और धर्म की एक प्राकृत विवेचना आपने की,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हम सब लोग इससे बहुत ही अनुप्राणित हुए हैं। रोज की ही तरह आज श्री पवन मेहता जी, जिसके ये नाम यहाँ पर विशिष्टत्व तो है ही विशिष्ट अतिथि के लिए, परंतु यहाँ पर आपने जो प्रतिदिन एक एक ऐसे प्रश्न रखते थे जिससे कि सभी को उद्वेलना हो जाए, उस ग्रंथ के आलोडन में वहां पर जाने की इच्छा हो जाए, ऐसा विषय आप रखा करते थे। तो आज भी आपने वही बातें रखी और संस्कृत के जो आपका अनुराग है वो हम सब ने देखा और उससे हमने प्रेरणा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रोफेसर कुलदीप मिश्र जी जो आज के अध्यक्षता कर रहे थे, और आपका संस्कृत अनुराग, आप अपने संस्कृत के प्रति जो विशिष्ट बात कही, और उपनिषद की वो दा 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 वाली जो कहानी रूपक अलंकार में है, और गर्जन के साथ वो कहते हैं कि जब प्रजापति की जाकर ये देखो, वो उस कहानी का आज आपने विवेचना करके नीति के बृहद विषयों पर विवेचना की, बृहद तत्वों पर विवेचना की, उसके लिए मैं आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद इस पटल पर करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। और इस प्रकार बहुत ही सरलता और विद्या विनय से संपन्न है, ऐसा आपके व्यक्तित्व से हम सब लोग पढ़ पा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। विशेष जो हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहते हैं बीबीओ के विभागाध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सीडेंटल हूँ, परंतु मैं उनको कई बार मैंने सुना, और आपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को यहाँ पर रखा, उसकी संस्कृति और सभ्यता के साथ धर्म कैसे, और उसके साथ आपने संस्कृत को जोड़ा कि संस्कृत सभ्यता की संवाहिका होती है, किस प्रकार सभ्यता के साथ संस्कृत पूरे विश्व में गई और भाषा विज्ञान के नए नए आयाम गढ़े हैं उसने, वो उस विषय को आपने रखा। तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, यजुर्वेद का एक मंत्र है कि उसको जानने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए, यजुर्वेद का 40वां अध्याय का सबसे अंतिम मंत्र है, तो उस ओम खम ब्रह्म, हम उस ब्रह्म को जाने, इस विषय को ही उन्होंने अपनी भाषा में रखा, जो कि वेद से ही संबंध था, और सबने वेद की संगोष्ठी के लिए यहाँ पर मांग भी की है, तो सबने वेदों की बातें भी की है। मैं ऐसे महान विद्वान के लिए मैं उनकी वंदना करते हुए और उनके इस विचार के लिए मैं यहाँ पर उनका साधुवाद करती हूँ, और अवश्य ही ये साधुवाद के योग्य है। मैं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का साधुवाद करूं, वो हमारे ज्येष्ठ हैं, अग्रज हैं, और इसके नायक हैं, नेता हैं, और अपने प्रणेता के साथ वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये अद्भुत है। तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको जोड़ा और मुझे भी जोड़ा, इसके लिए मैं उनके साधुवाद को करती हूँ। मेरी बड़ी बहन के समान डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदय, और इसके सारे उसका समायोजन करने के लिए मैं उनका भी साधुवाद करती हूँ, और उन्होंने जाह्नवी इत्यादि पत्रिकाओं पे निरंतर कार्य किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। विशेषकर जो हमारे साथ उत्साह से लगे हुए हैं और आगामी इस ध्वजा को अवश्य ही वो आंदोलयमान रखेंगे, ऐसे आशा के साथ हम उनका यहाँ पर साधुवाद करेंगे। और सर्वाधिक साधुवाद मैं उन लोगों को करूंगी जो कि इस 7 दिवसीय कार्यशाला के निरंतर प्रत्यक्षदर्शी रहे और ज्ञान की पिपासु बन करके एक एक अक्षर को आत्मसात करते हुए जीवन के साथ जीने के लिए वो बड़ी उत्सुकता के साथ इस आभासी पटल पर यहाँ पर उपस्थित होते थे। मैं उनका निरंतर साधुवाद और धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इसकी गरिमा को निरंतर रखा। ना वो होते ना ये गरिमा में मंच पटल बनता। तो मंच पटल पूरा सुशोभित हुआ है, गरिमा है। ऐसे प्रशिक्षु, ऐसे हमारे ज्ञान के पिपासु, ऐसे हमारे
समस्त प्रतिभागीगण, मैं उनका हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ तकनीकी टीम का, जो निरंतर हमारे साथ कार्य करती रही और हमारा संबल रही, क्योंकि बिना तकनीकी के तो क्या हम आपस में इस विज्ञान की भाषा से मिल पाते। तो उन सबका साधुवाद और धन्यवाद है। धन्यवाद है उस वैश्विक पटल से जुड़े हुए मैडम औरा जी का, काठमांडू से जुड़े हुए, जो कि इसके प्रतिवेदक भी रहे और अन्य कई विषयों को उन्होंने बीच बीच में रखा। उन्होंने अध्यक्षता की, डॉक्टर आर त्रिपाठी महोदय का, उनको मैं हृदय से साधुवाद धन्यवाद करती हूँ कि आप सदृश गुरुजनों के आशीर्वाद से यह सब संभव हो चुका और हम सब इसके साक्षी बन सके। तो इन साधुवाद की ये औपचारिकता को पूर्ण करते हुए मैं विश्वेश्वर को कहूंगी कि अग्रिम कार्य को करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आप अपना अमूल्य समय हम सबको देती थी और आपने जो ज्ञान के विचारधारा से हम सबको अनुग्रहित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एक और जहां समापन का कुछ विषाद है, वहीं दूसरी ओर भविष्य की असीम आशा और प्रेरणा भी है। यह ज्ञान जो हमने यहाँ अर्जित किया है, वह केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे आचरण में, हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में परिलक्षित हो। यही इस कार्यशाला की वास्तविक सफलता होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यशाला से एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प लेकर जाएं कि आप समाज में नीति, धर्म और नैतिकता के मूल्यों को स्थापित करेंगे। ज्ञान का यह दीप जो यहाँ प्रज्वलित हुआ है, उसे अपने जीवन और अपने परिवेश में फैलाएंगे। तभी आप पूर्ण होंगे, ये समाज पूर्ण होगा, ये राष्ट्र पूर्ण होगा और पूर्ण होगा ये संपूर्ण विश्व। और तभी हर जगह से एक ऋषि पैदा होंगे, एक ऋषि का अवतार होगा और वही कहेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन के लिए हम सामूहिक शांति मंत्र का आह्वान करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे पश्यन्तु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। और जो तकनीकी त्रुटि हुई उसके लिए हम सभी पूरी टीम की ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि प्रारंभ में कुछ समस्या हुई थी। और आप आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष की अनुमति से आज के जो सत्र की संपूर्ति की घोषणा की जाती है। और हमें आशा है कि हम सभी जो अध्ययन यहाँ पर किए हैं, जो हमने सीखा है, उसको जीवन में लेकर के चलेंगे। और आप गुरुजन जो आज अभी मार्गदर्शन के लिए हम लोगों के लिए आए थे, वो निरंतर ही कि जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षु हैं उनके साथ सदैव आप रहेंगे तन मन से, ताकि निरंतर ये आगे की ओर बढ़ सकें। क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत से ज्ञानार्जन किया है, बहुत कुछ सीखा है, जो भविष्य में आपको कहीं न कहीं किसी मोड़ पर दृग्गोचरीभूत होगा। सभी को प्रणाम। इस सत्र की यहीं पर समाप्त करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। प्रणाम। विशेष रूप से जो हमारे अतिथि थे उनको आज समय भी बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि समय सीमा में हम हमेशा प्रतिबद्ध होते हैं, जिसके साक्षी आज के विशिष्ट अतिथि हैं। जो 1 घंटा मतलब 1 घंटा होता है, लेकिन आज प्रारंभ से ही इस तरह की समस्या शुरू हुई, जो कि मोबाइल नेटवर्क का नहीं काम कर रहा है, ना वाईफाई काम कर रहा था, लेकिन हमारी टीम ये सब एक्सपर्ट हैं, इन्होंने किसी तरह संभाला। तो सभी को प्रणाम। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सुधा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः।